ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 38। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आदित्य गार्डन में बेंच पर बैठा सामने की ओर बिना भाव के देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो कॉल पिक करता है तो उधर से आवाज़ आती है, सर आपको हम कब से कॉल कर रहे हैं, आप आए क्यों नहीं? हमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करके रखा था, आपने कॉल करके कैंसिल भी नहीं किया। आदित्य बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है। आज आदित्य ने काव्या और अपने बच्चे के साथ अच्छे से वक्त बिताने के लिए अरेंजमेंट किया था, लेकिन काव्या के ना आने की वजह से उसका जैसे दिमाग खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आदित्य अपने बच्चों से नफरत करता है। वो तो काव्या के साथ बढ़ती दूरियों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। आदित्य फ़ोन को साइड में रखकर अपने दोनों हाथों से चेहरे को कवर कर लेता है। रात के अंधेरों को ख़त्म करता चांद आदित्य के पूरे शरीर को रोशनी दे रहा था। आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले की ही तरह बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। वही अकेलापन जिससे वो बचपन से गुजरता आ रहा है। वो बैठा ही था कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो हाथ हटाकर देखता है तो ये विशाखा थी जो आदित्य को एकटक देख रही थी। आदित्य अब सामने की ओर देखने लगता है। विशाखा आदित्य के चेहरे को देखकर कहती है, पति पत्नी में झगड़े होना जायज़ है, हम भी पृथ्वी के साथ काफ़ी बार झगड़े हैं। ये गुस्सा ऐसा होता है कि कुछ समझने का मौका ही नहीं देता। आपको लगता है कि काव्या ने आपको वक्त नहीं दिया, तो वहीं काव्या को लगता है कि आप उन्हें नहीं समझते। खैर जो भी हो, लेकिन आपकी भी थोड़ी गलती है और इसमें काव्या की भी गलती है। आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि काव्या क्या कर रही थी। आज हॉस्पिटल में अनुराग के जब बच्चा हुआ तो सपना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बच्चे को हर वक्त भूख लगे जा रही थी। काव्या बिना कुछ खाए बस उसे दूध पिला रही थी। हमने कहा कि कुछ खा लो, पर उन्होंने हाँ कहकर बात को टाल दिया। वो बस लगातार आपके लिए परेशान थी कि आप खाना खाएंगे या नहीं। उन्होंने आपको कॉल करके बोल तो दिया, लेकिन फिर भी उन्हें चैन ही नहीं था। बच्चा तो काव्या को छोड़ ही नहीं रहा था। जब सपना को होश आया तब जाकर बच्चे ने काव्या को छोड़ा। और आपको पता है, काव्या आपके और अपने बच्चे की फिक्र में भागते हुए हॉस्पिटल से निकली हैं। काव्या जो करती हैं वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं करती। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो वो खुद भी नहीं खाती। बच्चे के बगैर वो रह पाएंगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपके बगैर वो कभी नहीं रह सकती। आप जब काव्या को छोड़कर गए थे हमने उनका दर्द देखा है। वो हर पल बस आपको खोजा करती थी, और जब आपने उन्हें डिवोर्स पेपर भेजा तो जिंदा लाश बन चुकी थी। आदि चाहे जो भी हो, लेकिन आप कभी भी काव्या को छोड़कर जाने की बात मत कीजिएगा। उसके परिवार के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ थामा है। अगर आपने उनका हाथ गलती से भी छोड़ दिया तो वो कभी आंखें खोलकर जी नहीं पाएंगी। विशाखा इतना बोलते ही उठकर आदित्य के माथे को चूमकर कहती हैं, हम भी कभी आपको बचपन में गोद में नहीं उठा सके, आपको माँ पापा का प्यार नहीं दे पाए, लेकिन आप दोनों के झगड़ों से अव्यान और आव्या के प्यार में कमी मत होने दीजिए। उन्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त काव्या और आपके प्यार की ज़रूरत है, तो इसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए। बोलते हुए विशाखा थोड़ी देर तक आदित्य को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती हैं। आदित्य कुछ देर तक विशाखा को जाते हुए देखते रहता है, फिर बेंच से टिककर आंखें बंद कर लेता है। रात के करीब 10 बजे आदित्य अपने कमरे में जाता है और कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे काव्या पर टिक जाती है, जो बेड से टिककर बैठी बिना भाव के एकटक बेड को ही देख रही थी। आदित्य खाने की प्लेट लेकर काव्या के पास बैठ जाता है। काव्या एक नज़र तक आदित्य को नहीं देखती। आदित्य अपने हाथ से एक निवाला काव्या की ओर बढ़ाता है। काव्या दूसरी ओर मुंह फेर लेती है। आदित्य फिर एक बार कोशिश करता है, लेकिन काव्या फिर एक बार मुंह फेर लेती है। काव्या वहां से उठकर जाने लगती है कि तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके आंसू नीचे गिर जाते हैं। काव्या आदित्य के हाथ को झटक कर सोफे पर बैठ जाती है। आदित्य अपने हाथ को टिश्यू पेपर से पोंछकर प्लेट को बेड पर रखकर काव्या के पास टेबल पर बैठ जाता है। अब आदित्य और काव्या आमने सामने एक दूसरे के करीब बैठे थे। काव्या के चेहरे पर आदित्य नाराजगी साफ देख पा रहा था। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ता है तो काव्या तुरंत अपने हाथ को छुड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाती है और नजरें फेर कर बैठ जाती है। आदित्य एकटक काव्या को देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, सॉरी वाइफी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। काव्या आदित्य को बिना देखे कहती है, आपको क्या लगता है बस एक सॉरी से आपके कड़वे शब्द वापस लौट जाएंगे?
दिल पर चुभता है जब आप हमारे बच्चों के बारे में ऐसे बोलते हैं। काव्या के इतना बोलते ही आदित्य टेबल को थोड़ा पीछे करके ज़मीन पर बैठ जाता है और काव्या को सिर उठाकर देखते हुए कहता है, अब मैंने गलती तो कर दी, तो तुम ही बताओ मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं? ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो? काव्या कुछ नहीं, वैसे ही चुपचाप बिना भाव के बैठी रहती है। आदित्य काव्या के दोनों हाथ को पकड़ लेता है। काव्या खुद के हाथ को छुड़ाने लगती है। इस वक्त आदित्य घुटनों के बल खड़ा होकर काव्या को देख रहा था। काव्या जब खुद को छुड़ा नहीं पाती तो थोड़े गुस्से में कहती है, छोड़िए मुझे। आदित्य काव्या के हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि जिंदगी भर साथ निभाने के लिए पकड़ा है। कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की वो तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी भी ये सब नहीं दोहराऊंगा। फिर कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करूंगा। काव्या आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, ऐसा प्यार दूंगा कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। दर्द, तकलीफ, आंसू को उनके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। खुद की खुशी से ज़्यादा मैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये सब कुछ तभी होगा जब तुम मेरे साथ रहोगी। एक बार मेरी गलती को माफ़ कर दो प्लीज़ वाइफी। काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो आंखों में नमी लिए कहती है, और मुझसे ये भी वादा कीजिए कि आप कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं करेंगे। आदित्य काव्या के सिर से अपने सिर को जोड़कर कहता है, नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा, गलती से भी नहीं कहूँगा। काव्या तुरंत आदित्य के गले लग जाती है। सुबह काव्या की आंखें थोड़ी देर से खुलती हैं। कल दिन भर की भागदौड़ से काव्या थक गई थी। काव्या उठते साथ आदित्य को देखने लगती है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देता। काव्या टेबल पर देखती है जहाँ जूस के साथ एक चिट रखी हुई थी। काव्या चिट को खोलकर देखती है जहाँ आदित्य ने लिखा था, वाइफी मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। अयान और रैबिट को मैंने दूध पिला दिया है, तुम भी पहले नाश्ता कर लेना। चिट पढ़ते ही काव्या अव्यान और आव्या को देखती है जो झूले पर टंगे खिलौनों को देखकर खेल रहे थे। काव्या मुस्कुराते हुए चिट को किस करके ड्रॉर में रखती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। रेडी होकर काव्या आती है। एक सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर ट्रॉली को छोड़कर जाने लगती है कि तभी उसे अचानक क्या होता है। वो रुककर काव्या को देखकर नजरें झुकाए कहती है, मैम वो मुझे आपसे कुछ कहना था। काव्या ब्रेकफास्ट को सेट करते हुए कहती है, हाँ बोलिए। सर्वेंट थोड़ा रुककर कहती है, सॉरी मैम, वो कल रात आपके कमरे से होकर गुजर रही थी तो मैंने आप दोनों को बहस करते हुए सुन लिया। एक्चुअली आप सर को गलत समझ रही हैं। उन्होंने तो बच्चों को दूध पिलाकर पूरा ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर से शायद बच्चों को भूख लगी तो वो रोने लगे थे, इसीलिए सर ने किचन से दूध मंगवाया, लेकिन बच्चे उसे पी ही नहीं रहे थे। उन्हें तो आपका ही दूध चाहिए था। सर आपको बार बार कॉल करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप रिसीव ही नहीं कर रही थी। काफ़ी देर तक सर ने दोनों को चुप कराने की कोशिश की, फिर दोनों ऐसे ही सो गए। बोलकर सर्वेंट काव्या के जवाब का इंतज़ार करने लगती है। काव्या ये सब सुनकर जल्दी से अपने फ़ोन को चेक करती है जिसमें बहुत से मिस्ड कॉल्स थे। फ़ोन साइलेंट पे होने की वजह से काव्या देख ही नहीं पाई थी। ये देखकर काव्या को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। वो सर्वेंट को देखकर कहती है, ठीक है आप जाइए। सर्वेंट सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। काव्या बॉटल को देखकर कहती है, गलती मेरी भी थी, लेकिन आपने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। पता नहीं मैं आपको कब पूरी तरह से समझ पाऊंगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब भी आप मेरे लिए अनजान हैं। ये बोलकर काव्या आदित्य की तस्वीर को देखने लगती है। इधर ध्रुव के कमरे में श्रेष्ठा आईने के सामने रेडी हो रही थी, तो वहीं ध्रुव ड्राइपर को देखते हुए कंफ्यूज्ड होकर कहता है, इसको ऐसे पहना है या फिर ऐसे। बोलते हुए ध्रुव ड्राइपर को इधर से उधर पलट रहा था। तभी ध्रुवंश कब से अपने हाथ पैर हिलाए जा रहा था, जैसे कह रहा हो कि जल्दी डायपर पहनाओ और मुझे रेडी करो। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटे को आईने से देख रही थी। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, बेबी मुझसे ये नहीं होगा, ये सब तुम ही करो। उसके इतना बोलते ही ध्रुव को अपने हाथों और जांग में कुछ गर्म जैसा फील होता है। वो ध्रुवंश को देखता है जो इस वक्त सूसू कर रहा था। ध्रुव का पूरा ड्रेस खराब हो चुका था। ध्रुव घूरकर ध्रुवंश को देखता है। अचानक श्रेष्ठा की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा को घूरकर देखने लगता है। श्रेष्ठा खुद की हंसी कंट्रोल करते हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर ध्रुव को देते हुए कहती है, चेंज कर लो। ध्रुव कुछ देर तक श्रेष्ठा और ध्रुवंश को घूरता रहता है, फिर कपड़े लेकर वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए ध्रुवंश की नाक पर अपनी नाक टच करते हुए कहती है, यू आर द बेस्ट माई बॉय। ध्रुवंश श्रेष्ठा के बाल पकड़कर खींचने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश के हाथों से बाल छुड़ाते हुए, ये गलत है माई बॉय, ऐसे बाल नहीं खींचते, छोड़ो।
श्रेष्ठा के इतना बोलते ही ध्रुवंश श्रेष्ठा के बालों को छोड़कर अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को डायपर पहनाकर फिर कपड़े पहनाती है और गोद में लेकर धीरे से कहती है, तुम भी अपने बाप की तरह ही शैतान बनते जा रहे हो। ध्रुव शार लेकर अच्छे से तैयार होकर बाहर आता है। उसकी नज़र सीधे श्रेष्ठा और ध्रुवंश पर चली जाती है, जो इस वक्त हंसते हुए बातें कर रहे थे। श्रेष्ठा ध्रुवंश से बात कर रही थी और ध्रुवंश अपने हाथ पैर हिलाए जा रहा था। ध्रुव बालों को सेट करके श्रेष्ठा के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, लेट्स गो बेबी, मयंक हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। श्रेष्ठा ध्रुव का हाथ पकड़कर बेड से उठ जाती है। तीनों कमरे से निकल जाते हैं। इधर अनुराग सपना को गोद में लिए हुए था, तो वहीं सपना की गोद में उसका बच्चा था। इस वक्त दोनों सिंघानिया विला पहुंच चुके थे। सपना अनुराग के सीने पर सिर रखे हुए थी। अनुराग थोड़े डांटने वाले अंदाज में बोलता है, मैंने कितनी बार कहा था अच्छे से खाओ पियो, लेकिन तुम्हें तो हर वक्त अनहेल्दी ही खाना था। अब देखा, पूरे 1 साल तक तुम्हें अनहेल्दी खाने भी नहीं दूंगा। एकदम सूखी ककड़ी बन चुकी हो। अगर अनु भी तुम्हें थोड़ा धक्का देगी तो पता नहीं कहाँ पर जाकर गिरोगी। सपना बुरा सा मुंह बनाए कहती है, अब बस भी कीजिए, कल रात से आप मुझे डांट रहे हैं। हो गई गलती, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब से नहीं करूँगी, आपकी सारी बातें मानूंगी। अनुराग कुछ देर तक सपना को देखता है, फिर चलने लगता है। दरवाजे पर पहुंचते ही विशाखा तीनों की आरती उतारती है। फिर नए मेहमान के स्वागत के लिए सभी परिवार इकट्ठे हो चुके थे। अंदर आते ही रूमानी तुरंत बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रीत भी बच्चे को देखने के लिए तुरंत चली जाती है। वहीं सपना को विशाखा डाइनिंग टेबल पर बिठाकर बहुत सारा हेल्दी खाना देती है। अनुराग सपना के सामने बैठकर उसे घूर रहा था, क्योंकि सपना खाना देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। अनुराग थोड़ी सख्ती से कहता है, तुम खुद खाओगी या मैं तुम्हें खिलाऊं? सपना अनुराग को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, खा रही हूं ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? जाकर अपना काम कीजिए। अनुराग टेबल पर अपने हाथ टिकाए दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर कहता है, वही तो कर रहा हूँ। सपना चिढ़ते हुए अब धीरे धीरे खाने लगती है। सपना को इतना ज़्यादा चिढ़ते देख अनुराग मुस्कुरा देता है। वहीं सपना अब सिर झुकाए खाए जा रही थी। अनुराग और सपना के बच्चे को नामकरण के दौरान आरुष नाम दिया जाता है। वक्त बीतते जाता है और शादी की तैयारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से की जा रही थी। आज रोमानी की हल्दी की रस्म की जा रही थी। सिंघानियास की मान्यता के हिसाब से उनके चाहे बेटा हो या बेटी, हल्दी की रस्म सिंघानिया विला में ही की जाती है। रूमानी आईने के सामने बैठी थी और उसे 2 लड़कियां रेडी कर रही थीं। रूहानी रूही को गोद में लिए रूमानी को ही देख रही थी। रूमानी के होठों पर मुस्कान थी, जो असली है या नकली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। रूमानी ने इस वक्त वाइट और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, फ्लावर ज्वेलरी और हल्का मेकअप। रूमानी इतने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब रूमानी पूरी तरह से रेडी हो जाती है तो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही रूहानी रूही को बेड पर लिटाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है। फिर रूमानी के पास आकर बैठ जाती है। रूमानी रूहानी का हाथ पकड़े थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछती है, दी मैं कैसी लग रही हूँ? रूहानी रूमानी की आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहती है, रूमा, क्या तुम सच में इस शादी से खुश हो? रूमानी रूहानी के हाथ को हिलाए खुशी जाहिर करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स दी, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। आपको पता है पीयूष बहुत अच्छा है। रूमानी को इतना खुश देख रूहानी मुस्कुराते हुए उसके गालों को छूकर कहती है, अब अगर तू इतना कह रही है तो शायद अच्छा ही होगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा तुम्हारे होठों पर ऐसी ही मुस्कुराहट रहे, बस तू हमेशा खुश रहे। रूमानी मुस्कुरा देती है। आदित्य के कमरे में काव्या येलो कलर का लहंगा पहने जल्दी जल्दी खुद के बालों को सेट कर रही थी। उनके दोनों बच्चे बेड पर लेटे थे। काव्या ने उन्हें अब तक रेडी नहीं किया था। आदित्य बालकनी से अंदर आते हुए सीधा काव्या के पास जाकर पीछे से हक कर लेता है और अपनी चिन को उसके कंधे पर टिकाए कहता है, वाइफी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। काव्या आदित्य के हाथ पर अपने हाथ रखे आईने में देखते हुए कहती है, कॉम्प्लीमेंट, नाइस। आदित्य काव्या को अपनी ओर घुमाकर चेहरे पर झुकते हुए कहता है, कॉम्प्लीमेंट के अलावा भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। काव्या एकटक आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के चेहरे पर झुकते जाता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के होठों के एकदम करीब जाकर कहता है, अयान और रैबिट के कपड़े कहाँ हैं वाइफी? काव्या तुरंत आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम आराम से रेडी हो जाना, मैं अयान और रैबिट को रेडी कर देता हूँ। ये कहते ही आदित्य काव्या से थोड़ा दूर हो जाता है। काव्या आदित्य से नज़रें हटाकर कबर्ड से कपड़े निकालकर आदित्य को दे देती है।
आदित्य काव्या के चेहरे को देखता है जो इस वक्त ब्लश कर रही थी। कुछ देर पहले जब आदित्य काव्या के चेहरे की ओर झुक रहा था तो काव्या को लगा शायद आदित्य उसे किस करेगा, इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली। काव्या को अपनी ही करतूत पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आदित्य भी शायद ये समझ रहा था, इसीलिए वो काव्या को ऐसे देख मुस्कुरा देता है। काव्या चेयर पर बैठकर आराम से रेडी होने लगती है तो वहीं आदित्य अयान का ड्रेस चेंज करने लगता है। दोनों के लिए काव्या ने येलो कलर के कपड़े निकाले थे। अयान के कपड़े तो आदित्य आराम से पहना देता है, लेकिन आव्या तो बस रैबिट की तरह इधर से उधर हाथ पैर चलाए जा रही थी, जिससे आदित्य उसे कपड़े नहीं पहना पा रहा था। आदित्य घूरकर आव्या को देखता है तो आव्या अचानक से रोने लगती है। अब भाई आव्या तो पूरी की पूरी काव्या पर गई थी, तो इतनी नौटंकी तो करनी ही थी। काव्या भी तो आदित्य को कम परेशान थोड़े ही करती थी। अब जो भी था, आव्या के रोने की आवाज़ सुनकर काव्या आदित्य को कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप परी को रुला क्यों रहे हैं? आदित्य भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? रैबिट पूरी की पूरी तुम पर गई है। एक तो मुझे रेडी भी नहीं करने दे रही और एक बिना मतलब के रोए जा रही है, जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। आव्या आंसू भरी आंखों से एकटक आदित्य को देख रही थी, या यूं कहें कि उसकी शिकायत होता देख आदित्य को घूर रही थी। आदित्य आव्या के आंसुओं को पोंछ धीरे से कहता है, नौटंकी बाज, मेरे सामने तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। अब चुपचाप मुझे रेडी करने दो वरना मैं तुम्हें बांध दूंगा। आदित्य की बात सुनकर जहां आव्या बिल्कुल चुप हो जाती है तो वहीं काव्या मुस्कुराते हुए बाप बेटी को देखने लगती है। रोहान के कमरे में रोहान शर्टलेस कबर्ड में कपड़े ढूंढ रहा था, वहीं स्वरा खुद के बालों में गजरा लगाने की कोशिश कर रही थी। रोहान कपड़ों को हटाते हुए, सोना तुमने मेरा कुर्ता कहाँ रख दिया? कल तो मैंने यहीं रखा था। स्वरा गजरा रखकर कबर्ड के पास जाकर, हटो, तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं, बोलते हुए स्वरा कपड़ों को साइड करके येलो कलर का कुर्ता निकाल कर देते हुए, ये लो। स्वरा इतना ही बोली थी कि उसकी नज़र रोहान की परफेक्ट बॉडी पर पड़ती है। वो बेशर्मी से रोहान के सीने को एकटक देखती रहती है। रोहान हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चाहो तो छू भी सकती हो। स्वरा रोहान के सीने में खोए हुए अपने हाथ को बढ़ाकर उसके सीने को छूती है। स्वरा अब अपने हाथ को रोहान के सीने पर मूव करने लगती है, जिससे रोहान का शरीर अचानक ही गर्म होने लगता है। वो तुरंत स्वरा का हाथ पकड़कर झटके से कबर्ड से लगाकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। स्वरा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो रोहान के बालों में हाथ फेरने लगती है। रोहान बिल्कुल पागलों की तरह स्वरा की गर्दन को किस कर रहा था। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन रोहान एक बार भी नहीं रुकता। वो स्वरा के लहंगे के ब्लाउज की डोरी को खोल उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। स्वरा अपनी आंखें बंद किए बस रोहान को महसूस कर रही थी। अचानक ही रोहान रुककर स्वरा को देखता है। स्वरा भी रोहान को देखने लगती है। रोहान वहां से जाने लगता है कि स्वरा तुरंत रोहान का हाथ पकड़ लेती है और उसको खींचकर कबर्ड से सटाकर खुद भी रोहान की गर्दन पर किस करने लगती है। रोहान तो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अगले ही पल वो स्वरा को रोकने के लिए उसे कसकर गले लगा लेता है, पर स्वरा नहीं रुकती। वो लगातार रोहान की गर्दन को किस किए जा रही थी। रोहान स्वरा की पीठ को सहलाते हुए धीरे से कहता है, डोंट डू दिस सोना, प्लीज़। स्वरा रुककर रोहान को देखती है। रोहान भी एकटक स्वरा को देखने लगता है। अचानक ही स्वरा आगे बढ़कर रोहान के होंठों पर अपने होंठ रख बिल्कुल पागलों की तरह उसे किस करने लगती है। रोहान स्वरा की कमर को पकड़कर उसे उठा लेता है। स्वरा अपने दोनों पैर रोहान की कमर पर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पे लपेट लेती है। अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। स्वरा कबर्ड से सटी हुई थी, वहीं रोहान के दोनों हाथ स्वरा की कमर पर थे। काफ़ी देर बाद जब स्वरा की सांसें उखड़ने लगती हैं तो वो पीछे हट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। स्वरा अपने दोनों हाथों में रोहान के चेहरे को भरकर उसके माथे को चूम लेती है, फिर उसके दोनों गालों को, फिर आखिर में होठों को हल्का चूमकर कहती है, तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहना। रोहान स्वरा के चेहरे पे हाथ फेरते हुए, तुम्हें लगता है तुम्हारे आने के बाद मैं किसी और का बनने की कोशिश करूँगा? कभी नहीं। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं ज़िंदगी भर बस तुम्हें प्यार करता रहूँगा, हमेशा तुम्हारा बनकर रहूँगा। स्वरा अपने पैरों पर खड़ी होकर रोहान के गले लगकर उसके कान में कहती है, आई लव यू। हल्दी की रस्म गार्डन में हो रही थी। पीयूष बस रूमानी को देखने के लिए बेचैन बैठा था। ये बात किसी से भी छुपी नहीं थी। पीयूष की बेचैनी को देख सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी पायलों की झनकार के साथ रूमानी अपने कदम बढ़ाए गार्डन में आती है। रूमानी की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट दिख रही थी। रूमानी की सुंदरता को देखकर पीयूष तो उसी में ही खो जाता है।
तो वहीं वंशज के दिल का भी वही हाल था। वो बस एकटक रूमानी को देखे जा रहा था। रूमानी के बढ़ते कदम वंशज के दिल की धड़कनें तेज होने पर मजबूर कर रहे थे। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, शायद रूमानी को खोने के डर से। रूमानी धीरे धीरे पीयूष के पास जा ही रही थी कि अचानक उसका लहंगा फंस जाता है और वो सीधा पीयूष के ऊपर गिर जाती है। पीयूष रूमानी की कमर पर हाथ रख लेता है। रूमानी के गिरने से वंशज कदम बढ़ा ही रहा था कि उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं और वो नाव में सिर हिलाए पीछे हट जाता है। पीयूष रूमानी को देख मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही मेरे ऊपर गिरने वाली हैं? रूमानी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। तो इसमें गलत क्या है? पीयूष की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। रूमानी चारों तरफ देखने लगती है, तभी अचानक से उसकी नज़र वंशज पर चली जाती है, जिसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल हो चुकी थीं, गुस्से से या आंसुओं को बहने से रोकने से, ये तो उसे नहीं पता था। रूमानी वंशज से नज़रें हटाए पीयूष के ऊपर से हटकर बैठ जाती है। पीयूष भी बैठ जाता है। पीयूष रूमानी के कान में धीरे से कहता है, अति सुंदर है आपकी सुंदरता, आज निखर कर बाहर आई। रूमानी हल्का मुस्कुरा देती है। हल्दी रस्म अब शुरू कर दी जाती है। पीयूष को लगाते हुए हल्दी को झूठी करके रूमानी को लगाया जाता है। एक एक कर सबको ही हल्दी लगाते हैं। रूमानी के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जिसे देख मायावती अमरजीत के हाथों को पकड़े कहती हैं, देखिए अमर, रूमा कितनी खुश है। अमरजीत रूमानी को देखते हुए, हमें भी दिख रहा है मायावी, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। आज हल्दी, कल मेहंदी, फिर शादी, और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। अमरजीत इतना बोलते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मायावती की तो आंसू बह ही जाते हैं इस ख्याल में ही कि रूमानी अब यहाँ से विदा हो जाएगी। वहीं वहाँ वंशज पीयूष को हल्दी लगा रहा था। वंशज पीयूष को हल्दी लगाते हुए कहता है, आशा करता हूँ कि तुम रूमा को हमेशा खुश रखोगे। पीयूष रूमानी को देखते हुए कहता है, खुश से भी ज़्यादा इन्हें खुश रखूँगा। रूमानी एकटक पीयूष की आंखों में देखने लगती है। दोनों को देख वंशज एक दर्द भरी मुस्कुराहट से आगे बढ़कर रूमानी को हल्दी लगाने लगता है। इस वक्त वंशज की नज़रें झुकी हुई थी और रूमानी वंशज को ही देख रही थी। अचानक ही रूमानी को अपने हाथ में कुछ एहसास होता है। वो अपने हाथों को देखती है जिसमें वंशज के आंसू गिरे थे। वंशज जल्दी से वहाँ से तेज कदमों से चला जाता है। रूमानी उठने वाली होती है कि अचानक उसे कुछ याद आता है और वो रुककर अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, नहीं प्लीज़। इतना कहते ही उसके आंसू बह जाते हैं। अचानक जब पीयूष की नज़र रूमानी पर पड़ती है तो वो घबराए हुए कहता है, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? रूमानी सिर उठाकर पीयूष को देखती है जो बेचैन लग रहा था। रूमानी उठकर वहाँ से दौड़कर जाती है और अमरजीत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। पीयूष खड़ा होकर बस रूमानी को देखता रह जाता है। वहीं कुछ मेहमान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हल्दी में ही इनका ऐसा हाल है तो बताइए जब विदाई होगी तो क्या होगा। पीयूष ये सुनकर अमरजीत और रूमानी को देखता है। रूमानी की पीठ पीयूष को दिख रही थी तो वहीं अमरजीत के आंसू पीयूष देख पा रहा था। वैसे तो हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। सिंघानिया परिवार की आंखें हल्की नम थीं क्योंकि रूमानी लगातार रोए जा रही थी। वहीं वंशज गार्डन के पीछे साइड पेड़ से टिककर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अब तक आंसू थे। अचानक से रोहान वंशज के गालों से उसकी उंगली से आंसुओं को लेकर वंशज को दिखाते हुए कहता है, तू रो रहा है? रोहान के इतना कहते ही वंशज तुरंत रोहान के गले लग जाता है। रोहान वंशज की पीठ पर हाथ रखे कहता है, देख यार, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। अगर तू नहीं बोल पा रहा तो मैं इस शादी को रोक दूंगा। तू बस एक बार बोल दे कि तू रूमा से प्यार करता है। वंशज के मुंह से बस एक बात निकलती है, मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा यार। रोहान झटके से वंशज को धक्का देकर गुस्से में कहता है, कब तक तू अपनी एक गलती पर पछताता रहेगा? गलती कर दी तूने, वो तेरा पास्ट था। सबसे गलती होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। तू समझ क्यों नहीं रहा? एक बार रूमा की शादी हो गई तो तू बस तड़पता रहेगा उसके लिए। वंशज अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है, एक बार वो मुझसे दूर चली गई तो मैं उसे भूल जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं सच में उसे भूल जाऊंगा। रोहान गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, मन तो कर रहा है अभी तेरी जान ले लूं। बड़ा आया भूलने वाला। भूला उसे जाता है जो दिमाग में हो। दिल में बसे लोगों को चाहकर भी भूला नहीं जा सकता। देख लेना वंश, तू बहुत तड़पेगा, इतना तड़पेगा तो कि तू जीना नहीं चाहेगा। लेकिन याद रखना, मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में वंशज टेरेस पर एक साइड बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में फ़ोन था जहां रूमानी की फ़ोटो थी, वहीं दूसरे हाथ में शराब की बोतल। वंशज शराब की बोतल को मुंह से लगाकर पीता है और रूमानी के फ़ोटो को देखते हुए कहता है,
तुम्हें मैं अपना बनाकर भी क्या करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जो तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ कब तक करूँगा। तुम भी तो मेरे लिए कुछ महसूस ही नहीं करती। मैं किसी की फीलिंग नहीं समझता। मेरी वजह से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिया मर गई। शायद तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, इसीलिए ठीक से बात तक नहीं करती। वंशज अपने हाथ से शराब के देखते हुए कहता है, ये शराब का नशा भी अब मुझ पर नहीं चढ़ पा रहा। रूमा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो मैंने सिया से भी कहा था। पर यह भी सच है कि ये फीलिंग्स और उस फीलिंग्स में बहुत अंतर है। उस वक्त सिया जब मुझसे दूर जाती थी तो मुझे दर्द नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें किसी और का होता हुआ देख दर्द आंखों से आंसू बनकर बाहर आ रहा है। ये सब बोलते हुए वंशज के आंसू बह जाते हैं। वंशज रूमानी के फोटो को छूते हुए कहता है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी पीयूष ही है। मैं खुद को संभाल लूँगा। अपनी गलती की सज़ा समझकर मैं तुमसे दूर रह लूँगा। इतना बोलते ही वंशज झटके से रूमानी के फ़ोटो को सीने से लगाए रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता रूमा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। एक पल कुछ और बोलना, एक पल कुछ और कहना। बड़ी अजीब उलझन में था वंशज, जिसमें वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। मोहब्बत होती ही ऐसी है, जब वो दूर जाता है तभी मोहब्बत का एहसास होता है। दर्द भी होता है, आंसू भी बहते हैं। मोहब्बत जब पास रहे तो हंसाती है और दूर रहे तो रुलाती है। मोहब्बत जहाँ जीना सिखाती है तो कभी कभी मरने पर भी मजबूर कर देती है। अब वंशज कह तो रहा था रूमानी की तस्वीर से, जो कभी नहीं सुन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रूमानी बेड से टिककर बैठी हुई थी। वो किसी यादों में बिल्कुल गुम थी, एकदम शांत। शांति को तोड़ते हुए रूमानी धीरे से कहती है, कल मेहंदी है, मेरे हाथों में पीयूष के नाम की मेहंदी लगेगी। पीयूष बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी रोने नहीं देते। दादी, माँ, पापा सबको पीयूष बहुत पसंद है, वही मेरी ज़िंदगी है। पर प्यार, इतना बोलते ही रूमानी रुक जाती है। रूमानी की आंखें नम हो जाती हैं। वो हाथों से आंखों की नमी को हटाकर कहती है, प्यार भी हो जाएगा। हाँ, मुझे पीयूष से प्यार हो जाएगा, जैसे बड़े पापा को हो गया था बड़ी मम्मा से। वैसे भी पीयूष इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे प्यार कर ही लूँगी। मैं अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे अपने पास्ट को भूलना ही होगा। मैं पीयूष के साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी बिताऊँगी। अगली सुबह अनु आरुष के पास बैठकर उसके साथ बात कर रही थी। वहीं सपना रेडी होते हुए दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अनु आरुष के हाथ को पकड़कर खुशी से बोलती है, आरू, मैं ना आपको चलना सिखाऊंगी और बोलना भी सिखाऊंगी। जब आप बड़े होगे तो हम ढेर सारी मस्ती करेंगे और मेरी फेवरेट कैंडी भी खाएंगे। अनु की बात सुनकर आरुष अपनी खुशी भरी आवाज़ निकालते हुए हाथ पैरों को हिलाने लगता है। तभी अनुराग भी आकर बेड पर लेटकर अपनी कोहनी के बल लेटा दोनों को देखकर कहता है, और मैं तुम दोनों को बदमाशी करना सिखाऊंगा। ये सुनकर सपना अनुराग को घूरकर देखने लगती है। अनुराग सपना को आई विंक करता है। सपना उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे आरू और अनु एकदम डिसेंट हैं। उन्हें बदमाशी करना अगर आपने सिखाया तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ सपना। वैसे कल सासू मॉम कह रही थी कि तुम बचपन में बहुत शरारती थी, उनके हर काम बिगाड़ती थी। सपना तुरंत खड़ी होकर कहती है, हाँ तो माँ ने आपके बारे में भी बताया, आप बचपन में कैसे माँ को परेशान करते थे। अनुराग प्राउडली जवाब देता है, वो तो मैं था और अब भी हूँ। वैसे मैं और एक बात सोच रहा था, क्यों ना हम एक अनु जैसी एक छोटी सी क्यूट सी बेबी लाएं। अनु तुरंत खड़ी होकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ मम्मी, मुझे भी चाहिए मेरी जैसी क्यूट सी बेबी। सपना स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, अब कोई बेबी नहीं आएगा और आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। बूढ़े होने वाले हैं, थोड़ा तो शर्म कीजिए। अनुराग तुरंत अपनी जगह से खड़ा होकर बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़ा और मैं। इतना बोलते ही वो अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अभी भी 100 से ज़्यादा लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, वो तो मैं किसी को भाव नहीं देता, वरना आज भी सब मुझसे शादी करने के लिए तैयार खड़ी हैं। सपना आँखें छोटी करके अनुराग को घूरती है तो अनुराग सपना से नजरें हटाए जल्दी से आरुष को अपनी गोद में लिए अनु से कहता है, चलो अनु, हम लोग चलते हैं, वरना आज तुम्हारी मम्मा मेहंदी से नहीं चांटों से मेरा गाल लाल करेगी। अनु तुरंत कहती है, पर पापा, आप मम्मा से डर क्यों रहे? मम्मा तो सूखी ककड़ी है और आप एक मजबूत पेड़, आपके सामने मम्मा कुछ नहीं है। सपना आप दोनों को घूरती है तो अनुराग धीरे से कहता है, ये लड़की मरवाएगी मुझे आज। अनुराग अनु का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर निकाल कर ले जाता है।
मेहंदी की रस्म भी गार्डन में हो रही थी। शगुन की मेहंदी के लिए पीयूष रूमानी को मेहंदी लगाता है और उसके बाद दोनों लड़कियां बैठकर अलग अलग हाथ में मेहंदी लगाने लगती हैं। वहीं पीयूष भी मेहंदी से रूमानी का नाम लिखवाता है। वंशज आज बैठकर बस रूही को गोद में लिए हुए बातें कर रहा था। वो किसी तरह से खुद का ध्यान भटका रहा था। प्रियंश अकेला बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। तभी एक बच्ची आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और प्रियंश को एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो दीदी आपसे बात करना चाहती हैं, उन्हें आपका नंबर चाहिए। प्रियंश कुछ पल उस लड़की को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए उस बच्ची के कान में कुछ कहता है। वो बच्ची जल्दी से दौड़कर उस लड़की के पास जाती है। वो लड़की प्रियंश को देख मुस्कुरा रही थी। बच्ची को अपने पास देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। वो बच्ची उस लड़की के कान में कहती है, दीदी उन्होंने कहा कि आप किसी और को पकड़ लीजिए, वो आपके टाइप के नहीं है। ये सुनकर वो लड़की मुंह सिकोड़ लेती है और दूसरी ओर देखने लगती है। वहीं काव्या अव्यान को लिए हुए प्रियंश के पास बैठकर कहती है, तो कैसा चल रही है आपकी ज़िंदगी? प्रियंश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, एकदम ठीक। इतना बोलते हुए वो अव्यान को अपनी गोद में लिए कहता है, और आपकी परी कहाँ है? काव्या आदित्य की ओर इशारा कर देती है। प्रियंश आदित्य की ओर देखता है। आदित्य इस वक्त आव्या को गोद में लिए हुए सौरभ से बातें कर रहा था। काव्या थोड़ा सीरियस होकर कहती है, आपका ऐसा कब तक रहने का इरादा है? प्रियंश काव्या को बिना देखे जवाब देता है, जिंदगी भर। काव्या कुछ देर तक प्रियंश को देखती है, फिर उससे नजरें हटा के फंक्शन की ओर ध्यान देती है। वहीं प्रियंश अब काव्या को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप जैसी कोई मिल जाए तो शायद शादी के बारे में सोच सकता हूँ। काव्या मुड़कर प्रियंश को देखने लगी तो प्रियंश थोड़ा हंसते हुए कहता है, कसम से आप जैसी शायद ही कोई दुनिया में होगी। यू आर सो डिफरेंट काव्या। काव्या प्रियंश को देखती रह गई। प्रियंश काव्या की आंखों में गहराई से देखते हुए बोलता है, मैं जब आपको खुश देखता हूँ तो उसी से खुश हो जाता हूँ। किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में लाने के ख्याल से ही मुझे बहुत घुटन होती है। इसीलिए मैं इस जन्म में तो कभी शादी नहीं करूँगा। शायद अगले जन्म में आपको भूल जाऊँ। काव्या बिल्कुल चुप रह गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अव्यान काव्या और प्रियंश को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। रूमानी के दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती है। एक औरत रूमानी के हाथ को देखते हुए बोली, देखो बेटा, यही वो रस्म है जिससे आपको पता चलता है कि आपका होने वाला शौहर आपसे कितना प्यार करता है। ये सुनकर रूमानी की नज़रें पीयूष पर टिक गईं। प्यार? क्या सच में दोनों में प्यार जैसा कुछ था? रूमानी ये बहुत अच्छे से जान और पहचान चुकी थी कि पीयूष कितना अच्छा लड़का है, लेकिन क्या वो उससे प्यार करता है? अरेंज मैरिज की यही तो एक सवाल रहता है कि क्या माँ बाप के पसंद किए लड़के से हम कभी प्यार कर पाएंगे या वो हमें प्यार कर पाएंगे? अब जो भी था, रूमानी को अपनी तरफ देखता पाकर पीयूष उसके सामने घुटनों के बल खड़ा होकर बोला, गहरा रंग पति के प्यार को दर्शाता है। मुझे एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपकी मेहंदी का रंग गहरा ही चढ़ेगा, क्योंकि हमारे बीच जो रिश्ता बंधा है वो बहुत गहरा है। रूमानी मुस्कुराते हुए पीयूष को देखने लगी। मेहंदी की रस्म खत्म होते ही रूमानी कमरे में चली गई। वहीं मेहमानों की विदाई हुई और घर वाले कल की तैयारियां करने में जुट गए। हॉल में बच्चों के लिए एक बड़ा सा झूला बनाया गया था, जिसमें 5 बच्चे रूही, अव्यान, आव्या, ध्रुवंश और आरुष को एक साथ लिटा दिया गया, जिसके साथ अनु भी उपस्थित थी, पर वो खड़ी सबको देख रही थी। 5 बच्चों में से आव्या सबसे बड़ी वाली बदमाश थी। शौर्य तो अब चल सकता था, इसीलिए एक जगह पर नहीं ठहरता था। इधर प्रीत काम करते करते खाती भी जा रही थी। प्रीत खाते हुए कहने लगी, यार मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी है, कहीं खाते खाते मैं मोटी ना हो जाऊं। उसकी ऐसी बात सुनकर काव्या, सपना, श्रेष्ठा और रूहानी हंसने लगी। काव्या प्रीत को छेड़ते हुए कहती है, अब भूख तो लगेगी ही, आखिर तुम्हारे और अर्जुन की मेहनत का फल जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। वैसे प्रीत, तुम तो हमेशा हनीमून पर जाती रहती हो, तो ये तो बताओ कि वहाँ क्या क्या होता था। प्रीत काव्या का जवाब सपाट से देती है, अब होना क्या है, पति पत्नी हनीमून पर जाते ही क्यों हैं? श्रेष्ठा थोड़ी कन्फ्यूज़न वाला चेहरा बनाकर कहती है, क्यों जाते हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, आज तक कभी ध्रुव मुझे हनीमून पर लेकर ही नहीं गया। इतना बोलते ही श्रेष्ठा सपना को कंधे से हल्का ढकेलते हुए कहती है, तुम भी बताओ ना सपना, तुम भी तो गई हो ना। सिंघानियास की सभी बहुओं में एक सपना ही थी जो बहुत शर्मीली थी, और 4 बहुएं थोड़ी बेशरम टाइप की थी। श्रेष्ठा के ऐसे पूछने से ही सपना के गाल लाल हो गए और उसने सिर झुका लिया। वहीं प्रीत झट से सपना को सपोर्ट देते हुए बोली, अरे बोल देना सपना, नाइट एक्सरसाइज के अलावा हनीमून में क्या ही होता है? अब इसमें शर्माने जैसी कोई बात थोड़ी ही है, ये सब तो सभी पति पत्नी के बीच होता है।
काव्या और श्रेष्ठा एक साथ पूछती हैं, नाइट एक्सरसाइज ये क्या होता है? हालांकि दोनों बखूबी सब कुछ समझ रही थी, लेकिन प्रीत और सपना को परेशान करने के लिए ये सब कह रही थी। प्रीत थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, अब क्या पूरा सीन दिखाऊंगी, तब तुम दोनों को समझ आएगा। ये सुनते ही काव्या और श्रेष्ठा जोर जोर से हंसने लगती हैं। रात के वक्त काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए लेटी थी। आदित्य काव्या के सिर को सहला रहा था। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आप तो घर के सभी लोगों के बारे में अच्छे से जानते हैं। आदित्य काव्या के माथे को चूमकर कहता है, हाँ जानता हूँ वाइफी। काव्या थोड़ी उलझन में कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शादी में रूमा जितनी खुश दिखा रही है वो नहीं है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, वो बस आगे बढ़ना चाहती है वाइफी, इसमें कुछ गलत नहीं है। वैसे भी मैंने पीयूष का बैकग्राउंड पर्सनली बहुत अच्छे से चेक किया है, कभी आंसू नहीं आने देगा उसकी आंखों में। काव्या तुरंत सवाल करती है, क्या रूमा किसी से प्यार करती है? आदित्य एकटक काव्या की आंखों में देखता रहता है। आदित्य को चुप देखकर काव्या फिर एक बार कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या रूमा किसी से प्यार करती है? आदित्य काव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, पास्ट पास्ट ही रहे तो बेहतर होता है वाइफी। ये ज़रूरी तो नहीं कि पास्ट ही फ्यूचर बन जाए। अब वो किसी से प्यार करती है या नहीं करती, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो पीयूष के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है पूरी तरह से। क्या? काव्या थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, आप ना बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप साफ साफ नहीं बोल सकते। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर झटके से उसके ऊपर आ जाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के होठों को देखते हुए कहता है, सीधी बात यह है कि अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है वाइफी। पूरे 8 महीने 22 घंटे 15 मिनट और 25 सेकंड से मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया। काव्या आदित्य की गर्दन में बाहें डालकर कहती है, ओह तो आप मेरे लिए इतना तड़प रहे हैं, बट आई एम सॉरी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अब भी 1 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आदित्य काव्या के ऊपर लेटकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसके कान में धीरे से कहता है, बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा हूँ वाइफी। काव्या आदित्य के गाल को चूमकर मुस्कुराते हुए गले लगा लेती है। आधी रात हो चुकी थी। रूमानी सो रही थी। वो सो रही थी, पर फिर भी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। यह एहसास होते ही रूमानी आंखें खोलकर देखती है तो अंधेरे में सच में उसके सामने कोई बैठा था। रूमानी जल्दी से लाइट ऑन करके देखती है तो उसके मुंह से एकाएक निकलता है, तुम? रूमानी अपने कमरे में वंशज को देखकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। रूमानी टाइम देखते हुए कहती है, 2 बजे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई इतनी रात को किसी लड़की के कमरे में घुसता है क्या? रूमानी बोले ही जा रही थी, वहीं वंशज बस एकटक रूमानी को देख रहा था। अचानक ही वंशज रूमानी को गले लगा लेता है। रूमानी एकदम से फ्रीज हो जाती है। होश में आते ही रूमानी खुद को छुड़ाते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वंशज रूमानी को टाइटली गले लगाए धीरे से कहता है, मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ रूमा। इतना बोलते ही वंशज रुक गया। वहीं रूमानी ने अब खुद को छुड़ाना बंद कर दिया। वंशज रूमानी को चुप होता देख आगे कहता है, आखिरी बार तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो मैं चला आया। मैं तुम्हारी शादी होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वंशज पीछे हो जाता है, रूमानी को देखने लगता है जो उसे एकटक देख रही थी। काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद वंशज रूमानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर माथे को चूम लेता है और अपने सिर को रूमानी के सिर के साथ जोड़कर कहता है, आई लव यू रूमा, आई रियली लव यू। इतना कहते ही वंशज झटके से उठकर बैठ जाता है। वंशज सामने देखता है तो वो अपने कमरे में इस वक्त बैठा था। जो कुछ वो कर रहा था या कह रहा था वो एक सपना था। ये सब सोचकर वंशज जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम चला जाता है। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वंशज रेडी होकर आता है और अपना फ़ोन लिए तुरंत बाहर चला जाता है। इस वक्त घर में सब लोग सो रहे थे। ये देखकर वंशज अपने कदम बढ़ाए जल्दी जल्दी जाने लगता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, वंशज के कदम ठहर जाते हैं। वो मुड़कर देखता है तो ये उसकी माँ राखी थी। राखी वंशज के पास आकर कहती हैं, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? वंशज थोड़ा इधर से उधर देखकर बोलता है, वो मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ मॉम। राखी वंशज को बहुत ध्यान से देखती है, फिर धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर गालों को छूते हुए कहती हैं, तुम ठीक हो वंश? वंशज राखी के हाथ को पकड़कर कहता है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। मैं रूमा की शादी होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी को अपनी फीलिंग से ख़राब नहीं करूँगा।
राखी काफ़ी देर तक वंशज को देखती रही, फिर अचानक उसके गले लग गई। वंशज को अपनी माँ के गले लग बहुत सुकून सा मिलता है। राखी वंशज को गले लगाए कहती हैं, तुम्हें पता है वंश, जब तुम सब छोटे थे तो मैंने ये सोच रखा था कि रूह को अपनी बड़ी बहू और रूमा को अपनी छोटी बहू बनाएंगी, लेकिन वक्त पहुंचते ही सब कुछ उल्टा हो गया। तुमने जब मुझसे सिया को मिलाया, उसी वक्त मैं तुम्हारी और रूमा की इंगेजमेंट के लिए सोच रही थी, लेकिन तुमने सिया से शादी करने का फैसला कर लिया। वंशज कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वैसे ही गले लगे रहता है। कुछ देर बाद वंशज अलग होकर कहता है, ओके मॉम, अब मैं चलता हूँ। मेरे कमरे में मैंने बेड पर रूमा के लिए वेडिंग गिफ्ट रखा है, आप उसे दे दीजिएगा। राखी हाँ में सिर हिला देती है। वंशज अब वहाँ से चला जाता है। सुबह के 8 बज चुके थे। रुखसार की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सीधे सौरभ के हैंडसम से चेहरे पर पड़ती है, जो उसे कसकर पकड़कर सो रहा था। रुखसार सौरभ और खुद को देखती है तो एकदम से शर्मा सी जाती है। उसने इस वक्त सिर्फ सौरभ का शर्ट पहना था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। वहीं सौरभ शर्टलेस था। रुखसार धीरे धीरे खुद को छुड़ाने लगती है, तभी सौरभ झटके से रुखसार को खींच लेता है। रुखसार सकपका सी जाती है। रुखसार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, सौरभ क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। सौरभ रुखसार को और ज़्यादा टाइटली पकड़कर उसके बालों को पीछे करते हुए, फिलहाल तो नहीं छोड़ूंगा। रुखसार शांति से लेट जाती है। सौरभ रुखसार की कमर पर हाथ रखकर कहता है, वैसे रुखसार, तुम्हारा नाम रुखसार किसने रखा, क्या तुम मुस्लिम हो? रुखसार सौरभ के सीने पर हाथ रखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं मुस्लिम हूँ या क्या हूँ, कौन हूँ, पर जिस अनाथ आश्रम में मैं थी वो मुस्लिम्स का था, इसीलिए शायद मेरा नाम ऐसा रखा गया हो। सौरभ रुखसार के सिर को होंठों से चूमकर कहता है, तुम मेरी हो। ये सुनते ही रुखसार के होंठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। रुखसार अब सौरभ को देखते हुए कहती है, सौरभ छोड़िए ना, हम इस वक्त अपने घर में नहीं हैं, दादी कभी भी बुला लेगी। सौरभ धीरे से रुखसार के होंठों को चूमकर छोड़ देता है। रुखसार जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है। वहीं रूमानी वॉशरूम से बाहर आती है। वो अपने हाथों को बहुत ही गौर से देखती है। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा चढ़ा था, जो पीयूष के साथ गहरे रिश्ते को दर्शा रहा था। रूमानी कुछ सोचते हुए फ़ोन से अपने हाथ का फ़ोटो खींचती है और पीयूष को सेंड कर देती है। इधर पीयूष, जो इस वक्त लैपटॉप पर रूमानी की तस्वीर ही देख रहा था, वो मैसेज की आवाज़ से फ़ोन को ऑन करके देखता है तो उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो फ़ोटो को होठों से चूमकर कहता है, रंग तो चढ़ना ही था। आज शादी होते ही सबसे पहले मैं आपके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगा। मैं आज बहुत बेताब हूँ, सिर्फ आपको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए। ये दिन कब ढलेगा, कब मैं आपको देखूंगा। सीरियसली मैं एकदम पागल हुए जा रहा हूँ, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। सिंघानिया विला में मायावती ट्रे लेकर रूमानी के कमरे में जाती हैं। मायावती को देखते ही रूमानी अच्छे से बैठ जाती है। मायावती ट्रे को रूमानी की ओर बढ़ाकर कहती हैं, ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। रूमानी नाश्ते को देख मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन माँ, आज मेरी शादी है, आज तो मुझे उपवास में रहना है ना। ये सुनते ही मायावती का चेहरा मुरझा जाता है। उसी वक्त रूहान आकर ट्रे का नाश्ता लिए बेड पर बैठकर खुद खाते हुए कहता है, माँ, मैं यहाँ कब से भूखा बैठा हूँ और आप जो खा नहीं सकती उसे नाश्ता खिला रही हैं। रूमानी रूहान को घूर कर देखने लगती है। रूहान बिंदास अपने नाश्ते को एंजॉय करते हुए, भाई वाह, मज़ा आ गया, इतना अच्छा नाश्ता और इतना सारा प्यार भर भर कर, आज तो इसी से मेरा पेट भर जाएगा। रूमानी रूहान की बातों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। मायावती बस दोनों की नौटंकी देख रही थी। रूहान प्लेट को खाली करके टाइम देखते हुए कहता है, पता नहीं आज घड़ी को हो क्या गया है। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि शाम हो जाए, जल्द से जल्द रूमा की शादी हो जाए और वो जल्दी से यहाँ से चली जाए, लेकिन नहीं, ये घड़ी तो आज कछुए की तरह चल रही है। रूमानी मायावती से जल्दी से कहती है, माँ देखिए ना, भाई आज भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मायावती रूहान को आंखें दिखाकर बोलती हैं, रूहान आज नहीं। उनके इतना बोलते ही अनुराग और अर्जुन अंदर आते हुए कहते हैं, चाची आज ही तो सही वक्त है। वैसे रूमा, तुमने अपना सामान तो बांध लिया है ना, क्योंकि शादी होने के बाद हम ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रूमानी ये सुनकर फिर एक बार मायावती को देखने लगी। मायावती हार मानते हुए ट्रे को पकड़कर कहती हैं, आप ही संभालिए अपने भाइयों को, मैं अब भाई बहनों के बीच नहीं पड़ूंगी। इतना बोलते ही मायावती चली जाती हैं। रूमानी तीनों को देखती है, फिर अचानक से वो अर्जुन के गले लगकर रोने लगती है। अर्जुन के साथ साथ अनुराग और रूहान की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो दोनों भी रूमानी को गले लगा लेते हैं।
इस वक्त चारों एक साथ गले लगे हुए थे। अर्जुन रूमानी के बालों को सहलाते हुए कहता है, चुप कर पागल, अभी से रोएगी तो विदाई के समय क्या रोएगी। रूमानी रोते हुए ही कहती है, आप सब बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। अनुराग रूमानी की पीठ को सहलाकर कहता है, अब तो तुम जा रही हो ना हमसे दूर, तुम्हें परेशान करने वाला अब हम में से कोई नहीं होगा। ये सुनकर रूमानी और टाइटली पकड़कर जोरों से रोने लगती है। रोहान तुरंत रूमानी को अपने गले लगाकर, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे रोते हुए तुम्हें पता है तुम बिल्कुल चुईया लगती हो। ये सुनकर रूमानी रोते हुए रूहान को मारने लगती है और कहती है, आप बस हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। रूहान रूमानी के माथे को चूमकर कहता है, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चिढ़ाऊंगा। इतना बोलते ही रूहान रूमानी के आंसुओं को पोंछता है। रूमानी अब बस सिसकने लगती है। फिर एक बार चारों लोग गले लग जाते हैं। बाहर खड़ी विशाखा और मायावती की भी आंखें नम थीं। मायावती की तो आंसू भी बह रहे थे। मायावती विशाखा के गले लगकर कहती हैं, मैं कैसे रहूंगी रूमा के बिना भाभी। विशाखा मायावती की पीठ पर हाथ रख लेती हैं। आज भाई बहन से लेकर भाभी तक रूमानी के कमरे में उपस्थित थे। सभी रूमानी को हंसा रहे थे। वो हंस भी रही थी, लेकिन मन के एक कोने में रो भी रही थी। प्रीत और सपना अपने माँ पापा से विदाई लेते समय जो बीता था वो बता रही थी, तो वहीं श्रेष्ठा और काव्या ससुराल में बिताए खुशियों के पलों को बता रही थी। सरा भी इन सब चीज़ों को सुन रही थी, क्योंकि उसने तो ये सब कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। अमरजीत यहाँ कमरे में रूमानी के बचपन से लेकर आज तक की चीज़ों और एल्बम को देख रहे थे। पापा का प्यार बहुत ही अजीब सा होता है। पापा अपने प्यार को हमेशा दिल के एक कोने में छुपाए रहते हैं, जो अकेलेपन में ही निकालते हैं। जिस वक्त को हम सोचते हैं जल्दी ना बीते, वही वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाता है। दिन कब बातों में ढल गया ये किसी को खबर ही नहीं हुई, पर जिम्मेदारी होने की वजह से सब जल्दी तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करने लगते हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आदित्य की ही रहती, लेकिन आज ध्रुव ने यह जिम्मेदारी ली थी। रूहानी को आज उसकी सारी भाभियां तैयार कर रही थीं। एक डार्क रेड कलर का लहंगा, पैरों में पायल, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, गले में हीरों और सोने से भरे हार, बड़े बड़े ईयररिंग्स, मांग टीका, नाक में नथनी, आंखों में काजल, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और बहुत से श्रृंगार के साथ रूमानी को सजाया गया था। रूमानी बस एक टक खुद को आईने में देख रही थी। सब कुछ रेडी होने के बाद काव्या कहती है, रूमा आप कुछ देर बैठिए, हम अभी आते हैं। रूमानी हाँ में सिर हिला देती है। सभी अब वहाँ से चले जाते हैं। कमरे में अब रूमानी एकदम अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अचानक ही दर्द उभरने लगता है। रूमानी अपनी जगह से उठकर कबर्ड के लॉकर से एक डायरी निकालती है और उसे ले जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। रूमानी डायरी के पहले पेज पर रखी वंश की तस्वीर को निकालकर उठाते हुए कहती है, तुमने सही कहा था सिया, तुम मुझसे वंश को इस तरह छीन लोगी कि वो कभी अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने जाहिर ही नहीं कर पाएगा। मैं बस तुम्हें गलत साबित करने के लिए कब से वंश के इजहार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने नहीं किया। रूमानी अपने आंसू बहाए वंश के फोटो को देखकर कहती है, मैं कितनी बार तुमसे बस एक सवाल करती रही वंश, कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन तुमने हर वक्त मुझे ठुकरा दिया। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था वंश, कि तुम्हें मेरे प्यार का कभी ना कभी एहसास होगा। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये भी मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपने दिल की बात ना सुनकर बस दिमाग की सुनी। इतना बोलते ही रूमानी अपनी आंसुओं को पोंछकर डायरी को देखते हुए कहती है, इसी डायरी में मेरे इजहार, मेरा प्यार शब्दों की लिखावट में बयां हुआ है, जो मैंने पास्ट में तुम्हें पाने की गुंजाइश के लिए लिखा था। लेकिन आज मैं अपने उस पास्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ। इतना कहती ही रूमानी उस डायरी को जला देती है। रूमानी चिल्लाते हुए कहती है, जब तुमने ही अपने दिल की बात नहीं सुनी तो मैं क्यों सुनूं? अब मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी, अब मैं तुम्हें भूलूंगी, समझे तुम? अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। कहते हुए रूमानी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। बेंगलोर में वंशज नाइट क्लब में चेयर पर बैठा, ड्रिंक को हाथ में लिए बस उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने अब तक बस एक ड्रिंक की थी, पर अब उसका मन पूरा बेचैन हो चुका था। वंशज ड्रिंक को देख ही रहा था कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वंशज सिर घुमाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसके मुंह से एक आश्चर्य भरी आवाज़ आती है, सिया। टू बी कंटिन्यूड।